नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी अनुवाद का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आइए बिना देर किए चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन अनुवाद का साधन है? ए कोश, बी पारिभाषिक शब्दावली, सी कंप्यूटर और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी कोश, पारिभाषिक शब्दावली और कंप्यूटर तीनों जो है अनुवाद के साधन हैं। अगला प्रश्न है, कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए डिक्शनरी, बी है ट्रेजरी, सी है थिसारस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी डिक्शनरी। यानी कोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का पहला कोश माना जाता है? ए अनिकार्थ नाममाला, बी है खालिकबारी, सी है हिंदी शब्दकोश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी खालिकबारी। खालिकबारी को दोस्तों हिंदी का पहला कोश माना जाता है। खालिकबारी जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। खालिकबारी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था और यह हिंदी का पहला कोश माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोश का प्रकार है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन कोश का प्रकार है? ए शब्दकोश, बी समांतर कोश, सी है विश्वकोश और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, शब्दकोश, समांतर कोश और विश्वकोश, तीनों जो है कोश के प्रकार हैं। शब्दकोश में शब्द, उसकी व्याकरणिक कोटियां संग्रहित होती हैं, उसके अर्थ संग्रहित होते हैं। और समांतर कोश में शब्दों के पर्याय और उसके संदर्भ दिए गए होते हैं, ताकि उचित संदर्भ को ग्रहण कर आदमी या अनुवादक पर्याय का प्रयोग कर सके। विश्वकोश में दुनिया के सभी ज्ञान विज्ञानों की सूची होती है। अगर हमें किसी भी ज्ञान विज्ञान की जानकारी चाहिए होता है तो हम उसे विश्वकोश से प्राप्त कर सकते हैं। यानी तीनों जो है शब्दकोश, समांतर कोश, विश्वकोश, तीनों जो है कोश का प्रकार है। अगला प्रश्न है, समांतर कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समांतर कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समांतर कोश का आशय हो गया ऐसा कोश जिसमें शब्दों के पर्याय को संदर्भ के साथ व्याख्यायित किया गया हो या पर्याय में सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया गया हो। समांतर कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए डिक्शनरी, बी थिसारस, सी है बिब्लियोग्राफी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी थिसारस। यानी समांतर कोश को अंग्रेजी में थिसारस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस कोश में शब्द के अर्थ, व्याकरणिक स्थिति तथा पर्याय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी जिस कोश में शब्दों के अर्थ दिए गए होते हैं, शब्दों की व्याकरणिक स्थिति होती है और शब्दों के पर्याय दिए हुए होते हैं, उस कोश को क्या कहते हैं? ए शब्दकोश, बी है विश्वकोश, सी है सांस्कृतिक कोश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी शब्दकोश। यानी जिसमें शब्दों के अर्थ, व्याकरणिक स्थिति और पर्याय दिए गए होते हैं उन्हें शब्दकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस कोश में अलग अलग पर्यायों का सूक्ष्म विवेचन द्वारा संदर्भ निश्चित कर उसके सटीक अर्थ को इंगित किया जाता है। यानी कौन सा कोश ऐसा है जिसमें अलग अलग पर्यायों का सूक्ष्म विवेचन होता है और उसका संदर्भ दिया गया होता है और उसके सटीक अर्थ की तरफ इंगित किया गया होता है? ए समानांतर कोश, बी शब्दकोश, सी है साहित्यिक कोश और डी है ऐतिहासिक कोश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी समांतर कोश। समांतर कोश में दोस्तों अलग अलग शब्दों के पर्याय का विवेचन होता है और उन पर्यायों का एक निश्चित संदर्भ दिया गया होता है, ताकि अनुवादक ठीक ढंग से शब्दों का प्रयोग कर सके या शब्दों का चयन आसानी से कर सके। अगला प्रश्न है, विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए थिसारस, बी है एनसाइक्लोपीडिया, सी है वर्ड डिक्शनरी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश को अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
जिस कोष में विश्व के अनेक विषय, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी प्रश्न यह है कि किस कोष में जो है अनेक विषय, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है, उस कोष को क्या कहते हैं। ए ऐतिहासिक कोष, बी है सांस्कृतिक कोष, सी है विश्व कोष और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विश्व कोष। अगला प्रश्न है, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या अभिव्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसका समाज में लोग आम बोलचाल के व्यवहार में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। ए सामान्य शब्द, बी पारिभाषिक शब्द, सी है अर्ध पारिभाषिक शब्द और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सामान्य शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनको समाज के लोग सामान्य व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं या दैनिक बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं उसे हम सामान्य शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जो शब्द जो है पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है। ए देशज शब्द, बी है विदेशी शब्द, सी है तत्सम शब्द और डी है अर्ध पारिभाषिक शब्द। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अर्ध पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था। वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था। ए है 1961, बी है 1962, सी है 1963 और डी है 1964। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1961। यानी 1961 में वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया गया था और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाए और उसका जो है एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ हो तो उन शब्दों को क्या कहा जाएगा। ए सामान्य शब्द, बी है अर्ध पारिभाषिक शब्द, सी है पारिभाषिक शब्द और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है। यानी नीचे जो विशेषता दी गई है उसमें से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है। ए है इसका अर्थ विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित होता है, बी है यह पारिभाषिक होता है यानी पारिभाषिक शब्द जो है परिभाषित होते हैं, सी है दोस्तों यह दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, डी है उपयुक्त सभी। यानी ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी सत्य हैं। यानी जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उनका विशिष्ट क्षेत्र में अर्थ निश्चित होता है और पारिभाषिक शब्द जो होते हुए पारिभाषिक भी होते हैं। यानी दोनों कथन ऊपर के जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है। ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी है डॉक्टर गोपाल शर्मा, सी है रेमंड हाउस और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ऊपर जो परिभाषा दिया गया है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा ही दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है। ए पुनरुत्थानवादी, बी है प्रयोगवादी, सी है समन्वयवादी और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संप्रदाय हैं। पुनरुत्थानवादी, प्रयोगवादी और समन्वयवादी तीनों जो है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के ही संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दों की है। यानी इनमें से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दों की है। यह है उसका निर्माण
कृत्रिम ढंग से होता है, यानी उसका कृत्रिम निर्माण किया जाता है, यानी पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण होता है वो कृत्रिम ढंग से किया जाता है। बी है, यह असामान्य होते हैं, यानी इनका दैनिक बोलचाल में प्रयोग नहीं किया जाता है। सी है, पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है, यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो निश्चित अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। डी है, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों जो है पारिभाषिक शब्द की विशेषता बताते हैं, क्योंकि पारिभाषिक शब्द जो होता है उसका निर्माण कृत्रिम होता है, वे असामान्य होते हैं क्योंकि वो दैनिक बोलचाल में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, और पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है क्योंकि उसके अर्थ जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का भेद है, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का कौन सा भेद है। ए तत्सम, बी तत्भव, सी है देशज और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी तत्सम, तत्भव और देशज जो है पारिभाषिक शब्दों के ही भेद हैं इतिहास के आधार पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, यानी हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ए उपसर्ग द्वारा, दोस्तों बी भी उपसर्ग हो गया, यहां हो जाएगा प्रत्यय द्वारा, प्रत्यय द्वारा, और सी है समास द्वारा, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही दिए गए हैं, क्योंकि हिंदी में जो है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण उपसर्ग के द्वारा भी होता है, प्रत्यय के द्वारा भी होता है और समास के द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है। ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी डॉक्टर रघुवीर, सी है डॉक्टर सूरजभान सिंह और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर रघुवीर, यानी जो ऊपर परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा डॉक्टर रघुवीर के द्वारा दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।